सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स इसका 2020 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टर्म 2 के सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो यह हमारा सेट 3 रहेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 के रिपीट हुए हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। जो न्यू क्वेश्चंस है वही यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कह रहा है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस, यानी हमारे पास एक हेमिस्फीयर है तो इसको हम बना लेते हैं। इसके ऊपर कोन को माउंट किया गया है, यानी इसके ऊपर कोन रखा गया है और बेस रेडियस सेम है। इसका मतलब पूरा यहाँ से ये बनेगा, ये हमारा कोन हो गया। तो इस पॉइंट को अगर हम सेंटर मान लें तो ये जो पूरी लेंथ है वो इस कोन का बेस रेडियस है, जिसे हमने आर मान लिया है। और ये वाली जो लेंथ होगी ये हेमिस्फीयर का रेडियस होगा और दोनों बराबर है, तो इसे भी हम आर मान लेंगे। इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे कोन है तो ये हमारा ए बी सी हो गया और ये पॉइंट हम डी मान लेते हैं। ये जो सेंटर है इसको हम ओ मान लेते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट का और कोनिकल पार्ट का वो इक्वल है। तो आपको रेशियो बताना है रेडियस और हाइट का ऑफ कोनिकल पार्ट। तो कोन वाले हिस्से में जो रेडियस है और हाइट है उसका रेशियो आपको बताना है। तो पहले जो चीज़ हमने लेट की है वो लिखेंगे। लेट ए बी सी बी आ कोन विच इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, तो ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या दिया हुआ है, गिवन की बात कर लेते हैं। हमको ये दिया हुआ कि कोन का बेस रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस ये दोनों इक्वल है, यानी कोन का बेस रेडियस ओ सी है और हेमिस्फीयर का ओ डी हो गया। तो ओ सी इक्वल्स ओ डी, तो यही आपको लिख देना है कि ओ सी इक्वल्स ओ डी। और कितना माना है हमने, आर सेंटीमीटर्स। अब आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, फुल फॉर्म में आप लिख देना। किसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हेमिस्फीयर है यानी हाफ है, तो हम हाफ कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन उसके लिए स्लांट हाइट हमको पता होनी चाहिए, यानी आपकी ये जो हाइट होती है ये मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या होगा, एल इसको हम मानते हैं, ये होता है रूट रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं कोन का, और ये होता है पाई आर एल। यहाँ पर एल की वैल्यू आप पुट कर दो, पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो इसी को इक्वेट कर देंगे। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे आप सेकंड मान लो, तो आप लिख देना इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आर चला जाएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो आपका सिर्फ यहाँ पर 2r हो जाएगा, जो कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इस रूट को हटाना पड़ेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो अगली लाइन लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है, यहाँ लिख देना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नीचे आप लिखोगे, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ये r उधर जाएगा तो ये 3r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स एच स्क्वायर। तो बस आगे आपका किसका चाहिए था आपको, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस हमारा ऊपर रहेगा यानी आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा। 3 हमारा राइट साइड जाएगा तो नीचे हो जाएगा यानी 1/3। इस हिसाब से अगर हम देखें तो r/h का रेशियो हो जाएगा 1/√3, और यही हमारा आंसर है। तो आप अगली लाइन में लिख दोगे हेंस द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 1:√3, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं चेक कर रहा था कि आया कहाँ से है, तो मुझे टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिला और एग्जाम्पलर भी मैंने चेक किया तो वहाँ नहीं मिला। लेकिन इससे पहले जो दोनों सेट्स में मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो ज़्यादातर आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। वो भी एग्जाम्पलर में भी जो सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए होते हैं वहाँ के क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड सेट में मैंने कराए थे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी एपी के अंदर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज m, तो आपको प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म इज माइनस m प्लस n। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला होता है। हमसे कह रहा है फर्स्ट m टर्म, यानी हमसे ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हो यहाँ गिवन
एस एम दिया हुआ है हमको n, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज m, यानी सम ऑफ n टर्म। तो एस एन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू m दी हुई है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जैसे हमको एस एम निकालना है तो एस एम का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसमें n की जगह बस m पुट कर दो, तो आपका ये हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1d। इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है हमको, n दी हुई है, तो ये इक्वल हो जाएगा n के। इसी तरीके से आप यहाँ Sn निकाल सकते हो, n/2 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमको, m दी हुई है। अब जो 2 डिनोमिनेटर में है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे और अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें ओपन कर लेते हैं। 2a प्लस m और d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो md हो जाएगा माइनस d, ठीक है, ये हो गया। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2n हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, ये n हो जाएगा 2a प्लस nd माइनस d और ये 2m हो गया। अब इधर जो m है ये अंदर जाएगा, इसी तरह राइट साइड में जो n है वो अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल्स 2n, और यहाँ पर 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd इक्वल्स 2m। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और दूसरी ये। अब ऐसा कर सकते हो, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो, और फिर जो हमको निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म, वहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर देना। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक और इसका मेथड है कि जैसे इस वाली इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो 1 - 2 कर दो या 2 - 1, यानी इनको सब्सट्रैक्ट कर देना है दोनों इक्वेशन को। तो यही लाइन आप नीचे लिख दोगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1। तो हम बेसिकली यहाँ पर 1 - 2 कर रहे हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 2am और यहाँ से ले लेते हैं 2an, तो यहाँ पर -2an हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर d, यहाँ सेकेंड टर्म उठा लेते हैं, माइनस, क्योंकि सब्सट्रैक्ट होना है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। इस तरीके से यहाँ -md ये हमने ले लिया, और यहाँ से देखो -nd है, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो nd हो जाएगा इक्वल्स 2n माइनस 2m हो गया। अब यहाँ से हम 2a कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा, प्लस यहाँ d कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा m माइनस n और m प्लस n, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा इक्वल्स, यहाँ पर हम देखो -2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन लेते तो n माइनस m आ जाता, लेकिन हमको m माइनस n चाहिए, तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा ये m माइनस n हो जाएगा। तो ये जो हमारा m माइनस n है, ये m माइनस n, ये m माइनस n और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में m माइनस n कॉमन ले लोगे तो राइट साइड वाले से वो कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2a प्लस d m प्लस n भी होगा, माइनस d इक्वल्स -2 हो जाएगा। अब यहाँ एक और स्टेप सॉल्व करेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं 2a प्लस d को आप कॉमन ले लो, यानी आप कह सकते हो कि m प्लस n माइनस 1 और d हमारा ये कॉमन हो गया इक्वल्स -2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये सम वाला फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है। देखो 2a यहाँ पर है और जो फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था 2a यहाँ पर है, यहाँ n माइनस 1 था, लेकिन हमको क्या चाहिए m प्लस n वाला टर्म, तो m प्लस n माइनस 1 और d भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे m प्लस n टर्म का, यानी s m प्लस n, इसमें हम फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा m प्लस n/2, जहाँ पर मेन वाले फॉर्मूले में हमारा n था वहाँ m प्लस n हो जाएगा। फिर हम ये ब्रैकेट लगा देंगे 2a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1d, ये हो जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म हमारे पास है इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है -2। इसको आप क्या कर लो, थर्ड इक्वेशन मान लो। तो अगली स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे, आप नीचे लिख देना, मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी -2, तो ये -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो फाइनली क्या हो गया, माइनस बाहर हो जाएगा m प्लस n। तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया था, चाहे वो वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया वो कर लो या ये वाला कर लो, ये थोड़ा सा आसान है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। तो मिडिल टर्म आपको दिया हुआ, मिडिल टर्म कैसे निकालोगे,
जैसे आपको टर्म्स ऑड दिए हुए हैं ना, अब इवन में तो मिडिल होता नहीं क्योंकि मिडिल में 2 टर्म्स आ जाते हैं, ऑड में ऐसा होता है। तो ऑड में मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखोगे मिडिल टर्म, जितने टर्म है 11 टर्म्स है तो 11, इसमें आपको 1 प्लस कर देने हैं डिवाइडेड बाई 2, तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो ये 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म की वैल्यू आपको 30 दी हुई, यानी आपको A6 दिया हुआ है 30। ध्यान रखना आपको मिडिल टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ मिडिल टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो A6 हमारा यहाँ से निकलेगा। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 11 टर्म, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है, दिया आपको सिंपल टर्म है। तो A6 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा A प्लस n-1, n की वैल्यू 6 दी हुई है यानी 5D हो जाएगा इक्वल्स 30। ये वैल्यू आपको पता है। अब आपको क्या निकालना है, S11 निकालना है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। फिर आपको निकालना जो है वो S11 क्या हो जाएगा, 11/2 ब्रैकेट 2a। एक स्टेप में आप वैल्यू पुट करके दिखाओगे, यानी प्लस ब्रैकेट में 11-1d, उसके बाद अगले स्टेप में उसको माइनस करके, यानी आपका क्या हो जाएगा 10d, या चाहे 11-1 ना शो करो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। अब जो ब्रैकेट के अंदर 2 है उसको हम बाहर ले जा सकते हैं, तो वो 2 जाके कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा सिर्फ 11 बच जाएगा और यहाँ पर a प्लस 5d, ठीक है। तो ये देखो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। a प्लस 5d की वैल्यू क्या है, 30 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 330। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 33 है। इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले दोनों सेट में आपको कराए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे है। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर बता दूंगा, आप खुद से ट्राई करना। इसमें कह रहा है कि जो फास्ट ट्रेन है वो 3 आवर्स कम लेती है अगर स्लो ट्रेन से हम कंपेयर करें, और जर्नी कितने की है, 600 किलोमीटर की है, यानी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों ट्रेन की स्पीड, दोनों ट्रेन की जो टाइम का डिफरेंस है वो दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर लेस, जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है देन द फास्ट ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे कि जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड को अगर हम x मान लें तो स्लो ट्रेन क्या है, 10 कम है उससे, तो x माइनस 10 हो जाएगा। यही स्टेटमेंट आपको लिख देना है। लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन एंड स्लो ट्रेन बी x किलोमीटर, तो फास्ट की तो x हो गई, एंड x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमसे टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे मान लो स्लो वाली ट्रेन t टाइम लगाती है, तो फास्ट ट्रेन कितना लगा रही है, यहाँ कह रहा है देखो 3 आवर्स कम फास्ट लगाती है, तो t माइनस 3 हो जाएगा। यानी अगर स्लो में से फास्ट वाले टाइम को माइनस करें तो t माइनस टी और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स। यानी स्लो वाला टाइम और फास्ट वाला टाइम इसको माइनस कर देंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले स्लो वाले के टाइम लिखेंगे, बाद में फास्ट वाले का, ठीक है। तो हम कर देते हैं ऐसा, डिस्टेंस हमारी कॉमन है 600 हो जाएगी, अपॉन स्लो वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, x माइनस 10, माइनस कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस हमने अभी निकाल के आपको दिखाया था, ये क्या हो जाएगा 600 अपॉन x। इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम का डिफरेंस कितने का है, 3 आवर्स का है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दोनों सेट में बताया था, उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है। इक्वेशन बनेगी, वहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से 50 आएगी और एक माइनस 40 आएगी। अब माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना ही टाइम निगेटिव हो सकता है और ना ही डिस्टेंस। साफ साफ कह रहा है कि 600 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, तो माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो लिख देना नेग्लेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, x की वैल्यू सिर्फ हम 50 ले लेंगे। तो x किसकी स्पीड थी, फास्ट वाली ट्रेन की x थी, स्लो की निकाल सकते हो, x माइनस 10 कर दोगे तो ये आपकी फास्ट की आ गई। स्लो की बात कर लें तो x माइनस 10 कर दोगे जो कि आपका 40 आ जाएगा। तो दोनों ट्रेन की स्पीड लिख देना स्टेटमेंट में 50 एंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है 2 टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। तो वो क्वेश्चन आपने किया होगा तो इसे कर ले जाओगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो एक सर्किल के बारे में बात कर रहा है जिससे हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस तरह से, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी इन दोनों टेंजेंट के बीच आपका 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जैसे हमारा ये सेंटर है ना,
तो जहाँ पर टेंजेंट टच करता है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर को मिला दें, इस तरह से इधर भी मिला दें, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको मान लो हम ए नाम देते हैं, ये बी हो गया, ये ओ हो गया और ये पी हो गया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा ए पी है और फिर ये हमारा ए ओ है और ओ बी है और ये यानी पी ए ओ बी। तो ये फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। यानी ये तो हमारा 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ओ वाला एंगल क्या होगा, टोटल हमारा 360 डिग्री होता है और 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240, यानी 240 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। यानी जो एंगल ओ है ये वाला एंगल, ये हमारा कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो बेसिकली जैसे हमारा ये सर्किल है ना, तो यहाँ से हमको ये वाली लाइन चाहिए होगी और ये वाली लाइन चाहिए होगी, इस तरह से कि इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल आ जाए। अगर ये हमने ड्रॉ कर दिया तो बस यहाँ से हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम 90 डिग्री ये ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो एंगल आएगा अपने आप वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम इसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ में ये कह रहा है कि आपको एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है 4 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल बन गया, कंपास से बनाना है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक रेडियस तो हम सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो या इधर बना सकते हो, किधर बना सकते हो, एक तो अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। यानी सेंटर और सर्किल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ लो। जैसे मान लो हम ये हमने बना दिया स्केल से, ये बन गया। अब दूसरा वाला रेडियस हमको चाहिए होगा, ये कैसे बनेगा, अब एक आर्क आपको बनाना है इस तरह से कि उसका रेडियस जो हमारा बड़ा वाला जो सर्किल है जो ब्लू कलर से बना है इससे छोटा होना चाहिए और कंपास की पिन इसी ओ पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम आर्क बना लेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर जो ये टच कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज एक्स। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब कंपास को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जैसे हमने पोजीशन लेके आर्क बनाया था उसी तरीके से अब पिन कहाँ रखेंगे, एक्स वाले पॉइंट पे रखेंगे और इस वाली जो आर्क जो हमने ग्रीन कलर से बनाई इसको कट करेंगे। तो पहले कट पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा सेंटर से। ठीक है, इस पोजीशन को मान लेते हैं हम वाई। अब क्या करना है, कंपास की पिन को वाई पे रखना है और यहाँ पर एक कट आप मारोगे उसी पोजीशन, यानी कंपास को अभी भी चेंज नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो आपका 120 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये एक्स और ये जो डिग्री लिखा हुआ है ये आपको इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये जो पॉइंट मिला है इसी को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये सेंटर और इसको बढ़ाते हुए इसके सर्कमफ्रेंस थे, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो ये हमने बना लिया। अब अगली चीज़ क्या है कि यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें जिसके बीच हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो इसे भी आपको कंपास से ही बनाना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली आपने प्रोटेक्टर से मेज़र करके बना दिया। कैसे बनाएंगे चलिए उसको हम देखते हैं। तो पहले इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये वाला जो पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, अब कंपास को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर लेना। बी वाले पॉइंट पे आपको कंपास की पिन रखना है और एक आर्क किस तरह से बनाना है। ठीक है, ऐसे बना लेना। फिर अब पिन आप यहाँ पर रखोगे इस पोजीशन पे, यहाँ पर, तो यहाँ एक आर्क मिलेगी। अब यहाँ पर कंपास की पिन रख के एक आर्क बनाएंगे इस तरह से कि थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से हम पिन रख के इसे कट मार देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमको मिला है और बी वाला पॉइंट इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे हम बढ़ा देंगे। यही काम आप ए पॉइंट पे भी करोगे कि आप ए पे कंपास की पिन रख के एक आर्क बनाओगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंपास चेंज नहीं करना, जो बी पे रख के बनाया था उसी तरह से आपको बनाना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर रख के एक आर्क इस तरह से आप कट करोगे, फिर यहाँ पर रख के एक दूसरा आर्क आप कट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देना क्योंकि यहाँ पर फिर से पिन रख के इस पॉइंट पे और इस आर्क को ऐसे आपको कट कर देना है। अब ये जो पॉइंट मिला है इसको आपको जोड़ देना, यानी ए और ये वाला पॉइंट इस तरह से आप बढ़ा दोगे, इसे और आगे बढ़ा देना, इस तरह से ये वाले को भी उसी तरह से बढ़ा देना, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका 60 डिग्री बनेगा। अब स्टेप्स कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था कि इसको रटना नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन में आप रट रहे हो स्टेप, जो आपने यहाँ पर किया वही आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसको हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो हमको दो चीज़ यहाँ पर दी हुई है,
एक तो बिल्डिंग की बात की जा रही है, दूसरा टावर की बात की जा रही है, तो दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक हमारी ये मान लेते हैं बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। अब टावर बड़ा क्यों है, आप खुद क्वेश्चन में देख सकते हो कि बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है टावर के फुट से, तो टावर हमारा ये है, यहाँ से जो एलिवेशन बनना है वो कितने का बनना है, इसको मैं यहाँ मिला दूँ तो 30 डिग्री बनना है। ठीक है, ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का, यानी टावर का टॉप क्या है, ये वाली पोजीशन है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी बिल्डिंग के फुट पे अगर हम मिला दें तो ये 60 डिग्री बनना है, यानी ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा अगर आप बिल्डिंग के फुट के पास खड़े हो गए तब। ठीक है, तो ये आपने दोनों एंगल बना दिए। इसका नेमिंग कर सकते हो, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। आगे कह रहा है द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर की हाइट हमको दे दी है 50 मीटर्स। आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है, तो जो नहीं पता उसको हम मान लेते हैं। लेट सपोज हाइट h है, तो आप लिख देना लाइन लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h। अब दोनों ही ट्राइंगल, चाहे ए बी सी की बात कर लें या डी बी सी की बात कर लें, उसमें बी सी कॉमन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, दूसरा हमारा डी बी सी है, तो भैया बी सी तो कॉमन है। यानी अगर बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई तो इसका यूज़ करके हम ट्राइंगल ए बी सी के अंदर h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले जो ट्राइंगल हम लेंगे वो डी बी सी, क्योंकि हमको डी सी की लेंथ पता है और बी वाला एंगल हमको पता है, तो एंगल पता है, एक साइड पता है, तो बाकी हम निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल बी सी डी वाले ट्राइंगल में क्या होगा, हमको परपेंडिकुलर पता है 50, बेस हमको निकालना है, तो tan लगाएंगे, यानी tan 60 डिग्री इक्वल्स सी डी अपॉन बी सी। तो सी डी हमारा क्या है 50 है, बी सी तो हमको निकालना है tan 60 डिग्री, √3 होगा आपका, तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट वाली हमारी वैल्यू है। अब लोग इन ट्राइंगल ए बी सी वाले ट्राइंगल की बात कर लें, तो यहाँ पर भी आप tan लगाओगे, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमारा ए बी है, डिवाइडेड बाई बी सी। तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है ए बी एच जो हमको निकालना है। बी सी अभी हमने निकाला था 50 डिवाइडेड बाई √3, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। अब h ऐसे हो जाएगा, √3 लेफ्ट साइड आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 50 न्यूमरेटर में आ जाएगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 50/3। तो चाहे इतना लिख दो या फिर ऐसे लिख सकते हो 16 2/3, या आप चाहो तो इसे और डिवाइड कर लो, इसकी वैल्यू 16.67 मीटर आ जाएगी। बस इतना लिख दो, काफ़ी है 50/3। तो ये सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया।